डियर स्टूडेंट्स, अभी जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which is represented by SHE, she S for standard, H for hydrogen, E for electrode potential. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट के लिए मुझे थोड़ा अपरेटस आपको समझाना पड़ेगा. ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे ताकि थोड़ा टाइम सेव हो. अपरेटस को अगर हम देखें तो आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट के लिए कि हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए 1 मोलर ऑन्स आयन चाहिए और 1 मोलर सोल्यूशन मीन से चाहिए और 298 केल्विन टेम्परेचर चाहिए. तो यहाँ से बात स्टार्ट करता हूँ मैं. सबसे पहले टेम्परेचर से ही बात स्टार्ट करता हूँ. यहाँ पे हमने टेम्परेचर जो है फिक्स किया हुआ है दैट इज़ 25 सेल्सियस और 298 केल्विन टेम्परेचर पूरे अपरेटस का. अब अपरेटस में क्या है, अगर गौर से देखें तो अपरेटस में हमने एक बीकर लिया है और इस बीकर के अंदर 1 मोलर HCl सोल्यूशन लिया है. और जब 1 मोलर HCl सोल्यूशन लेंगे तो डेफिनेटली इस साइड पे लिखता हूँ, मुझे एक बात याद रखिएगा, जब आप 1 मोलर HCl सोल्यूशन लेंगे और इस HCl सोल्यूशन को आयोनाइज करेंगे, वाटर के अंदर लिया है बेसिकली सोल्यूशन हमने लिया है. जैसे ही सोल्यूशन में जाएगा तो H आयन आयोनाइज हो जाएंगे एक्वस में और साथ में क्लोराइड आयन भी अलग हो जाएंगे. HCl आयोनाइज होने के बाद H आयन और क्लोराइड आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पे H आयन और क्लोराइड आयन बराबर हैं और हर कोई इनमें से 1 मोलर है. तो ये देखें दोनों बराबर लिखूंगा. सो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भी बराबर है. हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है. तो ये सारा सोल्यूशन मैंने ले लिया यहाँ पे 1 मोलर HCl. जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए जौन सा सोल्यूशन होता है, जौन से सोल्यूशन में आयन्स होते हैं, आपने उसी तरह का उसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड सॉलिड इलेक्ट्रोड डिप करना होता है, सॉलिड स्टिप डिप करनी होती है. तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन्स है तो हाइड्रोजन की सॉलिड स्टिप डिप करनी पड़ेगी. लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में, इस कंडीशन में 25 डिग्री पे तो कभी भी सॉलिडिफाई नहीं होती, ना कि लिक्विड में होती बल्कि गैस स्टेट में होती है. तो फिर आप क्या करें, गैस स्टिप तो बन नहीं सकती, सॉलिड स्टिप है तो गैस तो बन नहीं सकती, गैस सॉलिड में होती नहीं है. तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें थोड़ा सा अपरेटस चेंज करना पड़ा, ज़्यादा करना पड़ा. यहाँ पे ये इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब एक ली है मैंने, ये वाली, अगर आप देखें इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है ये एक. और ये जो ग्लास ट्यूब है अगर आप इसके देखें तो इसकी 2 ओपनिंग है. एक ओपनिंग ये है जहाँ से मैंने सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है, ये ऐड करूँगा, याद रखिएगा ये इनलेट है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस एंटर होगी और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से जाते जाते फाइनली सोल्यूशन में यहाँ से एंटर हो जाएगी. इनसाइड में ये सोल्यूशन में एंटर हो जाएगी और सोल्यूशन से एंटर होते होते फाइनली ये हाइड्रोजन गैस जो है जाके इलेक्ट्रोड को टकराएगी. बेसिकली ये इसको हाइड्रोजन को इस केस में गैस इलेक्ट्रोड बोलते हैं. हमारी बुक पे तो नहीं लिखा बट आपने याद रखना है. गैशियस इलेक्ट्रोड्स के लिए हम फिर इस तरह से इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब यूज़ करते हैं ताकि गैस को इलेक्ट्रोड तक पहुँचाया जाए और रेडॉक्स रिएक्शन करवाया जाए. अब आप देखिए इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक लंबी सी वायर लगी हुई है, वायर के अंदर आगे एक स्ट्रिप लगी हुई है एक छोटी सी, और स्ट्रिप को नीचे मैंने लिखा है प्लाटिनाइज प्लाटिनम फॉयल. बेसिकली प्लाटिनम की स्ट्रिप है, प्लाटिनम फॉयल है और ऊपर प्लाटिनाइज्ड है. प्लाटिनम ऊपर भी हमने इसकी इनकोटिंग की हुई है प्लाटिनम की, और ये थोड़ा पोरस से सरफेस होती है ताकि कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ रिएक्शन हो. तो ये प्लाटिनम बेसिकली यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रही है, आपने इसको याद रखना है. प्लाटिनम का यहाँ पे काम जो है, प्लाटिनाइज प्लाटिनम का यहाँ पे काम है रिएक्शन को फास्ट करवाना, कैटलिस्ट का रोल प्ले करना. रियल इलेक्ट्रोड तो गैस ही है. ओके तो ये यहाँ मैंने लिखा भी है लेड टू पोटेंशियोमीटर. और ये वायर आगे कहाँ जा रही है, आगे ये पोटेंशियोमीटर को लगाई हुई है ताकि अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड में, कॉपर इलेक्ट्रोड में समझाया, वो डिफरेंस जब आएगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेजर किया जा सके. अब दूसरी तरफ सोल्यूशन के अंदर एज यू नो आपको पता है कि जैसे मैंने भी बोला कि 1 मोलर H आइंस हैं और 1 मोलर क्लोराइड आइंस प्रेजेंट हैं सोल्यूशन के अंदर. अब होगा क्या, आपको याद है रूल मैंने बताया था कि 2 ऑप्शंस होती हैं, या इलेक्ट्रोड कम पड़ जाता है और सोल्यूशन जो है
वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, या इलेक्ट्रोड के पहले साइज में बड़ा हो जाता है, कुछ डिपॉजिट होता है, सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रोड जो है उस साइज में बड़ा हो जाता है। अब इस केस में क्या होगा देखना ही है। तो आपको मैंने जैसे बताया था लास्ट लेक्चर में कि इस केस में जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन सेट कर चुके हैं, याद रखिएगा प्रेशर भी याद रखिएगा, 1 atm प्रेशर हमने यहाँ पे यूज़ किया हाइड्रोजन के केस में। वैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम 1 atm यूज़ नहीं करते, लेकिन हाइड्रोजन के केस में हमने जो गैस जिस प्रेशर से यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो 1 atm से है। जब आप गैशियस इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो प्रेशर भी इंपॉर्टेंट होगा, 1 atm प्रेशर यूज़ किया जाएगा फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेजरमेंट। लेकिन अगर कोई और आपने सॉलिड इलेक्ट्रोड यूज़ करना है तो फिर प्रेशर की इतनी वैल्यू नहीं है। ओके, अब होगा क्या, प्रोसीजर क्या होगा। अब मैंने देखना तो यही है कि जो बाहर से आने वाली हाइड्रोजन गैस है वो क्या करेगी। तो आप देखिएगा जो बाहर से आने वाली हाइड्रोजन गैस है जो इनलेट से आपने इसके अंदर ऐड की है, वो हाइड्रोजन गैस जो है जाएगी, जैसे मैंने एरो शो की है, और जाते ही प्लाटिनम की वायर को प्लाटिनम की फॉयल तक पहुंच जाएगी। प्लाटिनम कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है और प्लाटिनम फौरन ही इस जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्वस प्रोटॉन में या हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट कर देती है। साथ में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज होते हैं, और आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, डेफिनेटली इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हुई है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हुई है ऑक्सीडाइज्ड। ओके, ऑक्सीडाइज होने के बाद किस में कन्वर्ट हुई है, प्रोटॉन में। ये सारे एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज यहाँ से यही ऐसे ही डेवलप होते हैं कि कौन सी गैस ऑक्सीडाइज हुई है या रिड्यूस हुई है, क्या प्रोडक्ट बनी है, कहाँ पे बनी है, प्लाटिनम के साथ, प्लाटिनम का रोल क्या है, कैटलिस्ट। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट चलता हूँ, मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ये सब तरह के सवाल है, स्टैंडर्ड कंडीशन पूछी जाती है इसकी, बार बार पास पेपर में पूछी गई, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब सोल्यूशन में क्या होगा, जैसे ही एच ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो सोल्यूशन में तो एच बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा, ये बैलेंस आपको ऊपर दिखाया कि सोल्यूशन के अंदर एच और क्लोराइड आयन बराबर है। जैसे ही आप देखेंगे कि बाहर से आने वाली गैस जो है हाइड्रोजन गैस आयंस में कन्वर्ट होगी, 2 आयंस बनाएगी प्रोटॉन, तो सोल्यूशन के अंदर ये आयन जो है क्लोराइड से ग्रेटर का साइन लगाना था, क्लोराइड से ये आयन जो है वो ग्रेटर हो जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली सोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट एच आयंस या जो अभी नए एच आयन प्रोड्यूस हुए इनमें से कोई भी 2 बैलेंस कर लेता हूं, फौरन ही ये भी जाते हैं प्लैटिनम के पास, प्लैटिनम की तरफ जाएंगे। प्लैटिनम कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है, प्लैटिनम से ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। आगे अगर ऊपर वाले केस में देखें तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्लैटिनम के अंदर ही रहते हैं। जैसे मैंने जिंक के केस में बताया था कि इलेक्ट्रॉन सारे जिंक स्टिप में रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लैटिनम रहते हैं। हाइड्रोजन गैस जैसे बाहर से आई, प्लैटिनम को टकराई, आयंस में कन्वर्ट हो गई और इलेक्ट्रॉन अपने स्टिप के अंदर छोड़ गई, स्टिप हो गई नेगेटिवली चार्ज। जैसे स्टिप नेगेटिवली चार्ज हुई तो सोल्यूशन में मौजूद प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज फौरन भागते हैं प्लैटिनम की तरफ, और यहाँ से यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और दोबारा से हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपको पता है इस प्रोसेस को हम अब क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। प्रोटॉन जो सोल्यूशन में है वो बेसिकली यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं, इन्होंने अपनी की है रिडक्शन। अब ये हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगी, आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल फॉर्म में मैंने दिखाया, एस्केपिंग बबल्स फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। तो ये बबल यहाँ से निकलेंगे इस तरफ को, ये बबल निकलेंगे यहाँ से इस तरफ को, और ये बबल निकलते निकलते यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर चले जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर से चले जाएगी। अंदर को ग्लास वॉल में इसलिए नहीं कि हम बाहर से 1 atm प्रेशर से गैस को पहले ही इनलेट से अंदर ऐड कर रहे हैं, तो फिर इधर को जाने के चांसेस कम है, तो बाहर को ये गैस निकल जाती है। ऐसे कह लें कि बेसिकली पूरा रिएक्शन हुआ है, बाहर से आने वाली गैस ऑक्सीडाइज हुई, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन प्लैटिनम स्ट्रिप को दे रही है, वही प्लैटिनम स्ट्रिप से सॉल्यूशन में मौजूद प्रोटॉन ने दोबारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल में बाहर। और हमने देखा हम जितनी कंसंट्रेशन बाहर से इस केस में ऐड कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम उतनी ही हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है, जितनी हम ऐड कर रहे हैं उतनी ही हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है यहाँ से सॉल्यूशन में से बाहर निकल रही होती है, इक्वल रेट रहता है। तो फिर हमने अब ओवरऑल देखा कि ये जो बैलेंस मैंने आगे लिखा था कि प्रोटॉन एक लम्हे के लिए ज़्यादा हो जाते हैं क्लोराइड से, ये बैलेंस दोबारा ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और अगेन मतलब ग्रेटर नहीं रहते, और दोबारा ये प्रोटॉन और क्लोराइड बराबर ही रहते हैं इस केस में। तो ओवरऑल स्ट्रिप में भी जितने इलेक्ट्रॉन गए वो इतने ही इलेक्ट्रॉन दोबारा गेन कर लिए जाते हैं, जितने स्ट्रिप को इलेक्ट्रॉन मिले थे उतने ही दोबारा
रिड्यूसिंग रिडक्शन के दौरान गेन कर ली जाती है तो स्ट्रिप भी ओवरऑल न्यूट्रल रहती है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल सोल्यूशन भी न्यूट्रल रहता है, एच आयन क्लोराइड आयन इक्वल रहते हैं, प्लाटिनम स्ट्रिप भी न्यूट्रल रहती है, जितनी हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं ऑक्सीडाइज होने के बाद उतनी ही रिड्यूस होकर बाहर जा रही है। देखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, जितनी हाइड्रोजन गैस आएगी उतनी ही हाइड्रोजन गैस बाहर चलेगी। ना प्लाटिनम पे कोई चार्ज आता, ना सोल्यूशन पे कोई चार्ज आता, कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं होता। तो पोटेंशियोमीटर में इस केस में जो हमें पोटेंशियल नज़र आता है वो उसकी जो वैल्यू होती है, जिसको हम ई नॉट एस एच ई भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, इज इक्वल टू 0.0। और ये जो इसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, हम इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शी भी बोलते हैं। और इन फिक्स कंडीशंस पे 25 डिग्री पर 1 atm प्रेशर पे इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है एंड इट इज़ टेकन एज आर्बिट्रेरली एज 0.0। इसका मतलब है कि हमने इसको इन कंडीशन में टेम्परेरी इस वैल्यू को सेट किया हुआ है और इसी के हिसाब से सारा कंपैरिजन करेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर यहाँ पे चेंज कर दें, 25 की जगह ज़्यादा कर दें, प्रेशर भी यहाँ चेंज कर दें, 2 atm कर दें, और यहाँ पे सोल्यूशन की मोलारिटी भी चेंज कर दें, 1 मोलर के बजाय ज़्यादा कम मोल्स कर दें, तो आपको पता है फिर कोई ना कोई डिफरेंस सेटअप हो जाता है। कोई ना कोई दोनों में से या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस डोमिनेट हो जाता है, या डोमिनेट हो जाता है या जिंक की तरह या कॉपर की तरह या पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है। फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.0 नहीं रहती, बल्कि ये वैल्यू चेंज हो जाती है। इसलिए तो हम कहते हैं दिस इज टेम्परेरी टेकन एज आर्बिट्रेरली टेकन एज 0.0। तो ये आपने बात यहाँ पे याद रखनी है, जो हमने यहाँ से डिटेल में बात की अबाउट द शी।